मुझे वापस जाना है एक हॉरर की दुनिया में। टेरिफायर 3 हमें एक बार फिर उस खलनायक की मुड़ दिमाग में ले जाता है जिसने अपने पीछे आतंक का बेमिसाल रास्ता छोड़ दिया है। ये किश्त न केवल क्रूरता और खून खराबे को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, बल्कि यह एक भयानक अनुभव भी देती है जो कल्पना की सीमाओं को धकेलती है। ये सब एक छोटी लड़की जूल्स से शुरू होता है, जो अपने माता पिता के कमरे में जाकर अपनी माँ से कहती है कि छत पर कोई है। माँ को लगता है कि जूल्स शायद नींद में चल रही है, और वह जवाब देती है कि शायद वह सपना देख रही हो, लेकिन जूल्स जोर देकर कहती है कि उसे ध्यान से सुनना चाहिए। फिर भी उसकी माँ कुछ असामान्य नहीं सुनती और कहती है कि उन्हें बस वापस सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह के 3 बजे हैं। माँ अपने पति से इस बारे में बात करती है, जो कहता है कि वह जूल्स का ध्यान रखे क्योंकि वह सोना चाहता है। माँ लड़की को उसके कमरे में वापस ले जाती है और उसे सोने की कोशिश करने को कहती है, याद दिलाते हुए कि सपनों की कोई कमी नहीं है और आराम के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन जूल्स जोर देती रहती है कि वह सपना नहीं देख रही थी, उसने सचमुच छत पर किसी को सुना था। वह निराश महसूस कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये सुझाव देते हुए कि शायद छत पर कोई जानवर था। फिर जूल्स कहती है कि शायद ये सांता क्लॉस हो सकता है। माँ हंसती है और कहती है कि शायद ये सांता के किसी सहायक ने जांच की होगी कि छत इतनी मजबूत है कि वह रेनडियर का वजन सह सके। माँ नीचे जाती है और देखती है कि जूल्स ने सांता के लिए कुकीज़ और दूध छोड़ दिया है। जब वह मुख्य दरवाज़ा चेक करती है तो देखती है कि दरवाज़ा आधा खुला है। वह इसे बंद कर देती है, ये सोचते हुए कि उसके पति ने इसे लॉक करना भूल गए होंगे। वह अपने पति से इसका जिक्र करती है, उसे परिवार की सुरक्षा की परवाह न करने के लिए डांटती है। दोनों फिर से सोने की कोशिश करते हैं। इस बीच जूल्स सीढ़ियों के नीचे चुपके से जाती है, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या सांता आ चुका है। वह अपने भाई गियम को जगाती है और उसे बताती है कि उसने सांता को पेड़ के नीचे उपहार रखते देखा, लेकिन गियम उसकी उत्सुकता को नज़रअंदाज करते हुए वापस सो जाता है। जिज्ञासु जूल्स दरवाजे के पीछे छिप जाती है ताकि और करीब से देख सके। अचानक वह देखती है कि सांता कुल्हाड़ी निकालता है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। वह गियम के कमरे में जाता है और गियम सोचता है कि यह फिर से जूल्स है, लेकिन उसे जल्दी ही बड़ा झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि यह वह नहीं है। इस बीच जूल्स अपने छिपने के स्थान से डर के मारे सुन रही होती है। फिर वह आदमी, जो वास्तव में सांता नहीं है बल्कि आर्ट है, सीधे लड़की के माता पिता के बेडरूम की ओर जाता है। वहां वह पिता का काम तमाम कर देता है और उसकी पत्नी, जो अभी भी सोई हुई है, शोर से जाग जाती है। उसे इस भयानक स्थिति का एहसास होता है और वह भागने की कोशिश करती है। वह जूल्स के कमरे की ओर भागती है, केवल ये जानने के लिए कि वह खाली है। निराश होकर वह गियम के कमरे में जाती है और वहां एक अत्यधिक भयावह दृश्य देखती है। माँ समझती है कि अब खुद को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और तुरंत उसका काम तमाम कर देता है। अपने क्रूर कृत्य को अंजाम देने के बाद वह आराम से कुकीज़ और दूध का आनंद लेने बैठ जाता है, जिसे जूल्स ने सांता के लिए रखा था। जब वह प्लेट धो रहा होता है तो एक आवाज़ उसे रसोई के एक दरवाजे से आती है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो सामने जूल्स छिपी हुई होती है। वह एक शैतानी मुस्कान देता है और उसका स्वागत करता है, और हम सभी जानते हैं कि वह भयावह बातचीत कैसे समाप्त होती है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वे सिर्फ चूहे हैं। हालांकि उसके साथी टिप्पणी करते हैं कि इस तरह की जगहों पर वाइब ऐसा लगता है जैसे गुस्साए आत्माएं वहां फंसी हुई हैं, जो बस अपना गुस्सा निकालने का मौका ढूंढ रही हैं। दूसरा सुपरवाइजर पूछता है कि क्या वह सच में उन कहानियों पर विश्वास करता है जो इस जगह के बारे में हैं। जिज्ञासा से वह पूछता है कि किस कहानी की बात हो रही है। उसका साथी बताता है कि 90 के दशक में एक पागल आदमी ने इस शहर में दर्जन भर बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी और सभी को उस इमारत के तहखाने में दफना दिया था। तभी से कहा जाता है कि यह जगह भूतिया हो गई है। इसके बावजूद उसका साथी शक करता है और कहता है कि वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस बीच सिएना अपने कजिन के साथ पैकिंग कर रही है और इस सारी गतिविधि के बीच उसे अपने पिता की बनाई हुई ड्राइंग्स याद आती हैं। वह अपनी यादों में देखती है कि उसका पिता उसे कह रहा है कि जब वह अपनी कॉमिक खत्म कर लेगा तो वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताएगा।
छोटी बच्ची जवाब देती है कि वह सिर्फ लड़कों को ही ड्रॉ करता है, जिस पर वह कहता है कि यह सच नहीं है, वह लड़कियों को भी ड्रॉ करता है और कुछ उदाहरण दिखाता है। सिएना जोर देती है कि वे लड़कियां सुपरहीरो नहीं हैं और उसे याद दिलाती है कि पिछली बार उसने वादा किया था कि वह एक लड़की को ड्रॉ करेगा। वह उसे आश्वासन देता है कि एक बार वह अपनी कॉमिक खत्म कर ले तो वह उसके लिए कुछ खास करेगा। वर्तमान में सिएना नोटिस करती है कि गाबी उसकी डायरी के पन्ने पलट रही है। ये देख वह गुस्से में चिल्लाती है कि यह सार्वजनिक सामग्री नहीं है और उसे इसे छूना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें निषिद्ध और बहुत व्यक्तिगत विचार हैं। सुपरवाइजर आर्ट के घर की जांच करने लगते हैं और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वहां न तो लाइट है और न पानी। इसी बीच दूसरा सुपरवाइजर विक्टोरिया को बाथटब में काले तरल पदार्थ में डूबा हुआ पाता है। वह एक फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह हिलने लगती है। सुपरवाइजर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन आर्ट प्रतिक्रिया करता है और उस पर हमला कर देता है। वही घटना दूसरे सुपरवाइजर के साथ होती है, जिसे विक्टोरिया द्वारा घात लगाकर मारा जाता है। आर्ट एक सुपरवाइजर को खत्म कर देता है जबकि विक्टोरिया इस भयावह कृत्य को संतोषजनक मुस्कान के साथ देखती है। इस बीच सिएना अपने आंटी, अंकल और कजिन गाबी के साथ डिनर कर रही होती है। बातचीत के दौरान वे दुर्घटनाओं और अतीत की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। गाबी का पिता मजाक करता है कि क्रिसमस अब वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था क्योंकि उसकी छोटी लड़की अब सांता क्लॉस में विश्वास नहीं करती। अचानक सिएना रोज नामक अपनी मृत दोस्त को देखती है। रोज उससे कहती है कि बिस्मत लेने से भी उसे यह नहीं भुला सकता कि उसने क्या किया। वह जोर देकर कहती है कि सिएना उसे चावल दे और याद दिलाती है कि उसकी मौत के लिए वह जिम्मेदार है क्योंकि उसने और उसके भाई ने आर्ट को उनके पास लाया था। वह सिएना पर अपनी मां की हत्या का भी आरोप लगाती है। उसी समय उसकी आंटी पूछती है कि क्या वह ठीक है और सिएना जवाब देती है कि हाँ, वह ठीक है, हालांकि वह अभी भी अपनी मृत दोस्त की उपस्थिति से बहुत परेशान है। रोज उसे और तंग करती है, जैसे कि सिएना का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, और चावल मांगती रहती है। स्थिति से अभिभूत होकर सिएना उठती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। दूसरी ओर सिएना का भाई जोनाथन अपने कॉलेज के डॉर्मेट्री में आता है और अपने दोस्त निकोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया को वहां पाता है। मिया बताती है कि वह जोनाथन की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि बहुत कम लोग आर्ट के हमले से बच पाए हैं। वह आगे कहती है कि वह सच्चे अपराधों से काफ़ी प्रभावित है और उसका एक पॉडकास्ट भी है जिसमें वह जोनाथन को शामिल होने का आमंत्रण देती है। मिया कहती है कि बहुत से लोग उसकी कहानी सुनने के इच्छुक हैं, लेकिन जोनाथन जवाब देता है कि हो सकता है वह इसके लिए तैयार न हो। कोल हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि शायद जोनाथन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। उस पल जोनाथन को उसकी बहन सिएना का फ़ोन आता है। वह पूछती है कि वह कैसे है और वह कहता है कि वह ठीक है और अभी क्लास से बाहर आया है। सिएना कहती है कि उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा और वह उसे बहुत याद करती है। अंत में वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। गाबी सिएना से पूछती है कि क्या वह ठीक महसूस कर रही है और सिएना कहती है हाँ, हालांकि वह बताती है कि जो दवा वह ले रही है उससे कभी कभी उसे मिचली महसूस होती है। इस बीच आर्ट आग बुझाने वाले यंत्र और नाइट्रोजन का उपयोग करके नए हथियार बनाने में व्यस्त था। यह अच्छा है कि वह फिर से मुस्कुरा रही है। जेस बताती है कि वे कल मॉल में क्रिसमस की शॉपिंग करने जा रहे हैं, जहां सिएना जोनाथन के लिए एक उपहार खरीदने की योजना बना रही है। हालांकि ग्रेब चिंता व्यक्त करता है, चेतावनी देता है कि यह जोखिम भरा हो सकता है और सिएना की हालत और खराब हो सकती है। लेकिन जेस दृढ़ता से जवाब देती है कि वह अपनी भतीजी का समर्थन करेगी। सिएना ठीक होने की प्रक्रिया में है और इसे पूरा होने में जितना समय लगेगा। इसके अलावा वह अपनी दवा का ध्यान रख रही है। इस बीच सिएना अपने कमरे में अपने जर्नल में गहराई से लिख रही है। मॉल में बच्चे सांता क्लॉज के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कतार में हैं, लेकिन वह एक ब्रेक लेने का निर्णय लेते हैं। इस बीच सिएना गैब्बी के साथ जोनाथन के लिए एक उपहार चुन रही है। अचानक उसे एक अजीब एहसास होने लगता है जब उसके अतीत की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसी क्षण आज सांता क्लॉज के रूप में उसके पास से गुजरता है और उसे हाथ हिलाता है, लेकिन सिएना इसे नज़रअंदाज कर देती है, ये सोचकर कि यह केवल एक अजीब भ्रम है और इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर जोनाथन मिया का एक पॉडकास्ट देख रहा है जो आर्ट के बारे में बात कर रही है।
तभी उसे सिएना का फ़ोन आता है और वे बातचीत करने के लिए मिलने का निर्णय लेते हैं। वह उसे बताती है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, जिससे जॉनथन पूछता है कि वह अब उससे क्यों मिलना चाहती है। सिएना स्वीकार करती है कि उसे उसकी याद आ रही है और सुझाव देती है कि वह आज रात उसके अंकल के घर आए, क्रिसमस ईव का इंतजार करने के बजाय। लेकिन जॉनथन जवाब देता है कि वह नहीं आ सकता क्योंकि उसे कैंपस में एक पार्टी के लिए बुलाया गया है। उसी समय कोल, जॉनथन का दोस्त, वहां आता है, सिएना से मिलकर कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। थोड़ी देर बाद मिया आती है और सिएना को देखकर आश्चर्यचकित होती है। सिएना उसे फिर से देखकर मुस्कुराती है और जॉनथन बताता है कि मिया पूरी कहानी का बारीकी से पालन कर रही है। मिया सिएना से कहती है कि वह उसे इंटरव्यू देना चाहती है ताकि वह बता सके कि वह हर दिन कैसे सामना करती है, बावजूद इसके कि वह क्या सहन कर चुकी है। लेकिन सिएना, जो स्पष्ट रूप से गुस्से में है, जवाब देती है कि हर दिन उसे अपने मृत परिवार और दोस्तों की छवियों से बमबारी होती है, जो उससे लहराते हैं और चिल्लाते हैं। वह गहरे निशानों में ढकी हुई है और लगातार इस बारे में सोच रही है कि उस पागल ने उनके जीवन को कैसे बर्बाद कर दिया। फिर वह निराशा में कहती है कि वे सभी एक जैसे हैं और सोचती है कि वे कम से कम एक व्यक्ति के प्रति मानव के रूप में व्यवहार क्यों नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है जब वह चिल्लाती है, अपने सभी गुस्से और दर्द को बाहर निकालते हुए। जॉनथन सिएना से पूछता है कि क्या हो रहा है और उसने अपने दोस्तों पर ऐसा क्यों चिल्लाया। उसी क्षण वह स्वीकार करती है कि उसने मॉल में आर्ट को देखा। वह थोड़े संदेह में पूछता है कि क्या वह इसके बारे में वास्तव में निश्चित है और वह दृढ़ता से जवाब देती है कि वह सांता क्लॉज के रूप में था। सिएना को यकीन है कि वह वही था क्योंकि वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती थी। लेकिन जॉनथन उसे याद दिलाता है कि यह असंभव है क्योंकि वह था जिसने उसका सिर काटा। दोनों इस बात को समझते हैं कि अगर आर्ट वापस आ गया है तो उसे कुछ बाहरी मदद मिली होगी। चिंतित सिएना जोर देती है कि उन्हें उस लड़की को नष्ट करना होगा क्योंकि वह मानव नहीं है, वह दानवी है। वह बताती है कि उसके पास अभी भी आर्ट के पत्र हैं और यह खुलासा करती है कि उसने दानव विज्ञान और अधिग्रहण के सिद्धांतों पर शोध किया है, ये बताते हुए कि आर्ट इन विषयों से ऑब्सेस्ड था और एक ट्विस्टेड तरीके से वह सही था। फिर वह उसे एक पत्र का एक हिस्सा पढ़ने लगती है जिसमें कहा गया है कि कभी कभी दानव हमारी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं लेकिन वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें एक वासना का चुनाव करना होगा, जो हाल ही में मृत है और जो दुनिया के बीच पुल का काम कर सके। लेकिन कोई भी नहीं चलेगा, ये किसी सिनिस्टर का होना चाहिए, सबसे बुरा प्रकार का बुरा। अपने बिंदु को मजबूत करते हुए वह जोड़ती है, जैसे एक सीरियल किलर। फिर वह एक और अनुभाग पढ़ती है जो कहता है कि यदि एक दानव इस दुनिया में मांस के रूप में आता है, तो वे एक समकक्ष को असाइन करते हैं ताकि वे अधिक शक्तिशाली न हो जाएं। जॉनथन चिंतित होकर जवाब देता है कि इसका मतलब है कि यह तुम्हारा है। सिएना अपने भाई को समझाती है कि उनके पिता ने तलवार बनाई थी क्योंकि जिसने भी उसे चुना था वह उसे मार्गदर्शित कर रहा था। वह उसे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। वह ये जोड़ती है कि आर्ट अब विक्टोरिया हेयर्स का होस्ट है और यही कारण है कि वह उस रात गायब हो गई। अंततः सिएना अपने भाई को बताती है कि उसे टेरिफायर में वापस जाना है ताकि वह अपने पिता की तलवार ले सके। इस बीच आर्ट मॉल में सांता क्लॉज के रूप में है। वह एक छोटी लड़की को बुलाता है और उसे एक गुड़िया देता है, जिससे सभी बच्चों में उत्साह फैल जाता है जब वे खिलौनों की मांग करने लगते हैं। लेकिन एक मॉल कर्मचारी यह समझता है कि वहां मौजूद सांता असली नहीं है, वे उसे बुला नहीं सकते हैं। जैसे ही एक सुरक्षा गार्ड आर्ट को बाहर निकालने वाला होता है, एक बच्चा एक उपहार बैग खोलता है और उसमें एक बम होता है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है। इस बीच जॉनथन अपने मेड्स लेने का फैसला करता है ताकि बेहतर महसूस कर सके, लेकिन फिर वह सब कुछ फर्श पर फेंकने लगता है, गुस्से में। अपने अंकल के घर पर सिएना पेड़ के नीचे एक उपहार रखती है। हालांकि गैब्बी उसे देखती है और पूछती है कि क्या यह उसके लिए उपहार है। थोड़े एटीट्यूड के साथ सिएना जवाब देती है कि यह उसकी बात नहीं है। फिर गैब्बी देखती है कि सिएना के हाथ काले दाग से भरे हुए हैं और पूछती है कि क्या हुआ। सिएना बस कहती है कि वह फिसल गई और गिरी, फिर अपने हाथ धोने के लिए सिंक की ओर बढ़ जाती है। कहीं और आज सांता क्लॉज के कपड़े पहने हुए एक पार्टी में दिखता है जहां जॉनथन है। सिएना की आंटी उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ है और वह जवाब देती है कि वह कैंपस की पार्टी में है। उसकी आंटी सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसके लिए यह असामान्य है कि वह उस सब के बाद पार्टी में जाए।
उस क्षण उसकी आंटी उसे कुछ अनाज देने की पेशकश करती है, लेकिन गैब्बी कूदती है, कहती है कि सिएना को अनाज पसंद नहीं है। जब वे कमरे में वापस आती हैं, सिएना गैब्बी से कहती है कि उसने कभी नहीं बताया कि उसे अनाज पसंद नहीं है, ये केवल वह चीज़ थी जिसे उसने अपने डायरी में लिखा था, ये संकेत देते हुए कि गैब्बी ने बिना अनुमति पढ़ा। गैब्बी माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वह गुस्सा न हो। जिज्ञासु सिएना उससे पूछती है कि उसने कितना पढ़ा, और गैब्बी स्वीकार करती है कि उसने सब कुछ पढ़ा। सिएना गुस्से में आ जाती है, गैब्बी पर आरोप लगाते हुए कि उसने अपना वादा तोड़ा है। गैब्बी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, कहती है कि वह केवल ये समझना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ। अंत में सिएना गैब्बी से कहती है कि वह सामान्य नहीं है, कि वह ठीक नहीं है और कि उसके चारों ओर हर कोई हमेशा घायल हो जाता है। इस बीच मिया और कोल अपने पॉडकास्ट में जॉनथन को आमंत्रित करने की योजना के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। आर्ट उस बातचीत को सुनता है और समझ जाता है कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। मिया बताती है कि वह शायद जॉनथन को शो पर आने के लिए मनाने में सफल हो जाएगी अगर वह उसे करीब आने का प्रस्ताव दे। उसी समय सिएना अपने अंकल और गैब्बी के साथ डिनर कर रही होती है जब समाचार आता है, जिसमें मॉल में हुई घटना की रिपोर्ट होती है। सिएना जानती है कि 5 लोग मारे गए हैं और 6 लापता हैं एक विस्फोट के बाद। एक गवाह का कहना है कि इस तबाही का जिम्मेदार एक सांता क्लॉज के रूप में एक जोकर था। ये खुलासा सिएना को झकझोर देता है और वह बेतहाशा रोने लगती है। उसके अंकल उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे कहती है कि उसे अपने भाई जॉनथन को बुलाने के लिए कहें। वे मान जाते हैं और जॉनथन को समाचार में जो सिएना ने देखा उसके बारे में बताते हैं। फ़ोन उठाते हुए सिएना जॉनथन को बताती है कि क्या हो रहा है और उसे चेतावनी देती है कि आर्ट उसकी ओर आ रहा है, ये जोर देते हुए कि वह असली खतरे में है। विश्वविद्यालय के शावर में कोल और मिया एक अंतरंग क्षण बिता रहे होते हैं जब अचानक आर्ट प्रकट होता है। वह अपनी काली थैली से एक चेनसॉ निकालता है और कोल पर हमला करना शुरू करता है। इस भीषण हमले के बावजूद कोल बच जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। फिर आर्ट मिया पर भी हमला करता है। अंत में वह उसे चश्मा पहनाता है और एक भयानक मोड़ में फर्श पर गहरे लाल रंग से एक एंजल बनाता है। जब सिएना सोती है तो वह अपने पिता का सपना देखती है जो उसे एक नायिका के रूप में एक चित्र दिखा रहा है। वह उससे कहती है कि वह रुक जाए, लेकिन वह उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। अचानक वह एक अंधेरी भयानक जगह में होती है जहां दानव वजिन मैरी के पास इंतजार कर रहा होता है। जब वह जागती है तो वह अपने अंकल की बहस सुनती है। वह रसोई में जाती है और विक्टोरिया से आमने सामने होती है, जिसके पास अब एक पूरी तरह से अलग चेहरा है। सिएना भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे रोकता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वह होश में आती है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा पाती है, ठीक अपनी आंटी की तरह। भयभीत होकर वह देखती है कि आर्ट अपनी आंटी को मार रहा है और उसके अंकल के सिर को देखकर डर जाती है। तभी एबी वहां आती है और उसे भी इस क्रूरता का गवाह बनना पड़ता है। आर्ट एक उपहार निकालता है और जब सिएना उसे खोलती है तो वह जॉनथन का सिर पाती है, जिससे वह पूरी तरह से डेविस्टेटेड हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि गैब्बी उसी भाग्य का सामना करने वाली है, तो आर्ट उसके लिए एक और उपहार खोलता है। सिएना उसे खोलती है और एक तलवार निकालती है, जिसका उपयोग वह आर्ट का सिर काटने और विक्टोरिया को नष्ट करने के लिए करती है। निर्धारित होकर वह आर्ट के लिए वापस जाती है, लेकिन ज़मीन खुल जाती है और दानव गैब्बी को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। सिएना उसे बचाने में सफल होती है, जिससे आर्ट को भागने का मौका मिल जाता है। बाद में सिएना अपने घायल हाथों को देखती है और चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। दृश्य आर्ट की ओर बदलता है, जो एक बस स्टॉप पर है। वह एक बस में चढ़ता है और एक महिला को देखता है जो उसके बारे में एक किताब पढ़ रही है। वह उस पर एक ट्विस्टेड मुस्कान के साथ घूरता है और अपनी हॉर्न बजाता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।